ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए। यह खून का दरिया है और रौंद के जाना है। किसी ने कहा था इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, पर लिखने वाला शायद ये बताना भूल गया कि कभी कभी जब इश्क हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कई बार वो नासूर बन जाता है। लंदन में तिरंगे के अपमान को लेकर खालिस्तान के समर्थकों को भारतीय सिखों ने शनिवार का दिन था और उमार टीवी पर पॉपकॉर्न खाते हुए न्यूज़ देख रहा था। उमार एक मुस्लिम परिवार से था और 4 साल की उम्र में ही उसका परिवार एक बेहतर जिंदगी की तलाश में भोपाल से मुंबई शिफ्ट हो गया था। लगभग 5 फीट 8 इंच का उमार 30 साल का था, पर अपनी उम्र के लिहाज से काफ़ी बड़ा लगता था और उसके गायब होते बाल और बढ़ते पेट के बीच उसको देख कर लगता था कि 40 का होते होते शायद वो 60 का दिखने लगेगा। उमार, जरा देखना तो, लगता है दरवाजे पर कोई है। ओफो, क्या है? अरे, दरवाजे पर कोई है, प्लीज एक बार देखो तो कौन है। उमार सोफे से उठा और फ्रिज के बगल से होते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर उसकी छोटी बहन आफरीन खड़ी थी। गेहुआ रंग और बड़ी बड़ी आंखों वाली आफरीन काफ़ी खूबसूरत थी और उसका घर पास वाली बिल्डिंग में ही था, तो वो अक्सर उसके घर आ जाया करती थी। भाईजान, सलाम। अरे आफरीन, आजा, अंदर आ। ओमान ने उससे अपने गले से लगा लिया। आफरीन भी अपने भाई से गले लग मुस्कुराई और उसके बाद सीधा किचन की ओर नुसरत से मिलने चली गई। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर में एक दोस्त से मिलकर आता हूँ, ओमान ने कहा और दरवाजे के पास रखी हुई अपनी चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गया। नुसरत, मैंने शीर खुरमा बनाया था, तो सोचा भाईजाना तुम्हारे लिए भी ले आऊं, पसंद आएगा तुम्हें। आफरीन ने शीर खुरमा से भरा हुआ बर्तन नुसरत के हाथों में थमा दिया और नुसरत ने खुशी खुशी वो बर्तन किचन के काउंटर पर रख दिया। चलो आफरीन, बाहर बैठते हैं। नुसरत आफरीन का हाथ पकड़कर किचन से उसे बाहर ले आई। नुसरत देखने में तो साधारण सी थी, पर उसका व्यक्तित्व बहुत शानदार था। इतना शानदार था कि लोग उसे बहुत पसंद करते थे। 5 साल पहले जब ओमान ने उसे देखा था तो उसे उसी वक्त उससे प्यार हो गया था। लंबे काले बाल, पतले होठ और आंखों के बीच जुड़ी हुई भौहें थीं उसकी। नुसरत और आफरीन एक दूसरे के बहुत करीब थे। सच पूछो तो वो दोनों दोस्त की तरह थे। वो दोनों किचन से निकलकर बेडरूम में जाकर बैठ गई और बातें करते करते बिस्तर पर ही लेट गई। पूरा दिन अपने अपने किचन में बिताकर दोनों ही काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। तो अब्दुल कैसा है? नुसरत ने एक नटखट सी आवाज में आफरीन से पूछा। वो ठीक है, अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के सिलसिले में बिजी रहते हैं। और नजीर? बहुत शैतान है, पूरा दिन मुझे दौड़ाता रहता है, कुछ सुनता ही नहीं है। अब्दुल और नजीर आफरीन के पति और उसके 3 साल के बेटे के नाम थे। नुसरत नजीर के बारे में सुनकर मुस्कुराई। उस दोपहर दोनों काफी देर तक ऐसे ही बातें करती रही। नुसरत, नुसरत, अरे बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी से खाना लगा दो। ओमार ने बैठक खाने से आवाज लगाई। अरे, आप आ गए? नुसरत अपने बालों को बांधते हुए बेडरूम से बाहर आई। अरे, आफरीन कहाँ है? ओमार ने जूते उतारते हुए पूछा। वो अभी बस 10 मिनट पहले ही गई है। शीर खुरमा लाई थी, तुम्हें पसंद है ना? अरे वाह! ओमार को अपनी बहन के हाथों का खाना बहुत पसंद था, खासकर शीर खुरमा। वो बहुत ही अच्छा बनाती थी। अरे यार, थोड़ा सा मेरे लिए ले आओ प्लीज। हाँ हाँ, खा लेना, पर पहले खाना तो खा लो। नुसरत ने किचन में से गर्मा गर्म बिरयानी, गोश्त का सालन और कबाब लाकर दस्तरख्वान पर रख दिया।
खाने की खुशबू ऐसी थी कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। अरे वाह, इसे देखकर तो मेरी भूख दुगनी हो गई है। जल्दी परोस दो यार। नुसरत ने उमार के लिए खाना परोसा और दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना इतना बढ़िया था कि दोनों ने ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिया था, और शीरखुरमा तो इतना ज़बरदस्त था कि उमार खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। खाना खाकर उमार और नुसरत दोनों ही सोने चले गए। शनिवार का दिन था तो कुछ और काम था भी नहीं। तकरीबन शाम के 6 बज रहे थे जब नुसरत की आंख खुली। अपनी आंखें पोंछते हुए जब उसने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि उसने तो कुछ ज्यादा ही सो लिया था उस रोज। या अल्लाह, मैं तो कुछ ज्यादा ही सो गई आज। वो तुरंत बिस्तर से उठी। उमार अभी भी बिस्तर पर पड़ा गहरी नींद में था और नुसरत उसको उठाना नहीं चाहती थी। पूरे हफ्ते वो आदमी बिना रुके काम करता था, तो नुसरत ने सोचा उसे आराम करने दे, यही अच्छा रहेगा। मैं बाजार जाके घर का कुछ सामान ले आती हूँ। उसने उमार को देखते हुए अपने बाल बांधे। साइड टेबल पर पड़े दराज में से उसने गाड़ी की चाबियां निकाली और घर से बाहर निकलने से पहले सामने बने ड्रेसिंग टेबल के आईने पर एक पर्ची चिपका दी। सामान लेने बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। नुसरत को बाजार गए हुए तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे और फिलहाल वो गाड़ी चलाकर घर की तरफ आ रही थी। मेन रोड से जब गाड़ी उसने घर की ओर जाने वाली सड़क की तरफ घुमाई तो उसे लोगों का एक बड़ा सा हुजूम नजर आया। इतने सारे लोगों को अपने घर की बिल्डिंग के नीचे खड़ा देख उसको थोड़ी घबराहट होने लगी और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए तेजी से घर के पास पहुंचकर गाड़ी रोक दी। वो फटाफट गाड़ी से उतरी और भीड़ को चीरते हुए घर की तरफ बढ़ी। सबके चेहरे पर परेशानी और तनाव साफ झलक रहा था। ऊपर से सबके सब उसी को देख रहे थे, जिस वजह से नुसरत के मन में और घबराहट होने लगी। ये क्या हुआ है? उमर ठीक तो है ना? नुसरत ने भीड़ में खड़े सलमान से पूछा। वो उसका पड़ोसी था। खाला, बेहतर होगा आप खुद ही जाकर देख लें। ये सुनकर नुसरत तेजी से अपने घर की ओर दौड़ते हुए अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर सब कुछ उथल पुथल पड़ा था। बीच में रखा हुआ सोफा सेट, सेंटर टेबल, रेफ्रिजरेटर और दीवार पर लगा टीवी भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि रसोई में रखे बर्तन भी इस वक्त बैठक खाने की ज़मीन पर फैले पड़े थे। पर इससे पहले कि नुसरत को कुछ भी समझ आता, बेडरूम के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। नुसरत बैठक खाने से होते हुए सोने के कमरे की ओर बढ़ी और धीरे से उसने दरवाजे पर टंगे पर्दों को हटाते हुए अंदर झांका। अंदर बिस्तर के बीचों बीच उमर अपने पीठ के बल लेटे हुए एक छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहा था। उमर को इस तरह देख नुसरत के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई थी। नुसरत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उमर को यूं एक छोटे बच्चे की तरह रोते बिलखते देख उसके आंसू रुकते नहीं रुके। अपने मुंह को अपने हाथों से ढक कर अपनी आवाज को दबाते हुए वो वहीं खड़े फुट फुट कर रोने लगे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर की ओर बढ़ी, जहां पहले से ही उमर के बगल में 7-8 पड़ोसी उस जगह को घेरे खड़े थे। सब के सब उमर को इस हालत में देखकर सुखकाए हुए थे। उनमें से एक ने नुसरत के कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे दिलासा देने की कोशिश की। उमर, उमर, या अल्लाह, ये क्या हो गया आपको? उमर की आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ी थी, जैसे किसी सफ़ेद चादर ने उसकी आंखों की पुतलियों को अपने आगोश में ले रखा हो। वो उमर के चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर थी कि तभी अचानक उमर बिजली की तेज़ी से उठकर बैठा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए किसी औरत की आवाज़ में बोलने लगा। उल्टा, तुझे क्या लगा कि इसे मुझसे जुदा कर देगी?
उमार की वो भयावह आवाज़ की गूंज से सबके बदन में बहता खून बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था और वहाँ खड़े हर एक शख्स के जिस्म में जैसे सिहरन दौड़ गई और भय से सबने कुछ कदम पीछे ले ली। वो बिस्तर पर बैठा पागलों की तरह हंसते हंसते किसी दीवाने की तरह तालियां बजाते हुए अपना सर हवा में तेजी से कभी दाएं तो कभी बाईं ओर लहराते हुए बीच बीच में छोटे बच्चे की तरह रोने लगता। उस कमरे में एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसमें इतनी हिम्मत थी कि उस वक्त एक भी कदम आगे या पीछे कर पाता, सिवाय उस कमरे में मौजूद एक इंसान के, रफीक। ये अल्लाह रहम कर, अपने बंदों की मदद कर। रफीक अपने हाथों में तस्बीह थामे आयतें पढ़ने लगा। नुसरत ने जब ये देखा तो वो भी रफीक के साथ आयतें पढ़ने लगा। ऊपर वाले से वो दोनों मिलकर यही दुआ कर रहे थे कि जिस भी चीज़ ने उमर के जिस्म को अपने काबू में किया हुआ है उस चीज़ से अल्लाह उसकी हिफाजत करे। एक और कमरे में आयतों की आवाज़ गूंज रही थी तो दूसरी ओर उमर का शरीर हवा में लहरा रहा था। कुछ देर हवा में लहराते हुए उसका जिस्म किसी बेजान पुतले की तरह बिस्तर पर वापस जा गया। जल्दी जल्दी से इसे बांधो। रफीक की आवाज़ ने वहाँ खड़े दहशत में डूबे लोगों को झंझोड़ते हुए उन्हें वापस होश में ला दिया। उसकी आवाज़ को सुनते ही उनमें से कुछ लोग रस्सी लाने कमरे से बाहर की तरफ दौड़े और बाकियों ने उमर के हाथों और पैरों को कसकर पकड़ लिया ताकि अगर वो फिर से होश में आए तो उसे काबू में रखा जा सके। थोड़ी देर में रस्सी भी आ गई और सबने मिलकर उसको बिस्तर से बांध दिया, पर फिलहाल उमर गहरी नींद की चादर ओढ़े बेजान सा बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पूरा दिन बीत चुका था और फिलहाल रात के 10 बज रहे थे। कमरे में मौजूद उन शख्स में से हर कोई अपने अपने घर वापस जा चुका था, सिवाय रफीक के, जो वहाँ नुसरत और आफरीन का साथ देने वहीं रुक गया था। इन्हें हुआ क्या है रफीक? नुसरत को देखकर लगता था कि किसी भी वक्त टूटकर बिखर जाएगी। रफीक उसकी हालत समझ सकता था, तो उसने नुसरत और आफरीन को भरोसा जताते हुए कहा, देखिए, इस वक्त तो मैं ठीक से कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है ये किसी ऊपरी साये का चक्कर है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? आफरीन ने रफीक की ओर मुड़ते हुए पूछा। किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ तभी मुमकिन है जब उसकी जड़ का पता हो। अभी के लिए हमें बस इतना ध्यान रखना होगा कि उस कमरे में जो कुछ भी है उसी कमरे के दीवारों के पीछे कैद रहे। रफीक एक गंभीर सा भाव लिए उस कमरे की ओर देख रहा था। फिलहाल मैंने उस कमरे को आयतों से बांध दिया है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उस कमरे के अंदर किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना और ना ही एक इंच भी इधर उधर सरकाना। जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहे। रफीक खुदा का बंदा था और रूहानी ताकतों से वाकिफ था। हालांकि पेशे से वो एक बैंक कर्मचारी था, पर उसने पहले भी कई लोगों की मदद की थी, पर उसको देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसमें कुछ अलग है। सड़क पर चलते हुए शायद हम में से कोई भी उस पर ध्यान भी ना दे। ठीक ठाक सा दिखने वाला रफीक मॉडर्न कपड़े पहनता था, छोटे बाल रखता था और कोई दाढ़ी भी नहीं थी। सीधा सादा सा भीड़ में चलते बाकी सारे लोगों जैसा ही था वो। अब आप दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं यहीं बैठा खाने में ही रहूँगा। मैं थोड़ी देर यहाँ अकेले रहकर कुछ चीज़ों को समझना चाहता हूँ। और हाँ, क्या आप अपना लैपटॉप मुझे दे सकती हैं? नुसरत रफ़ीक की बात सुनकर दूसरे बेडरूम में पड़ा अपना लैपटॉप ले आई और रफ़ीक को थमा दिया। रफ़ीक के इशारा करने पर आफरीन नुसरत को लेकर वहाँ से चली गई। सबके लिए वो रात बहुत लंबी होने वाली थी। पूरी रात रफ़ीक लैपटॉप पर प्राचीन सभ्यताओं, श्राप, जिन्नात, दानव
और हर उस रूहानी शक्तियों के बारे में पढ़ता रहा जिनका जिक्र धार्मिक किताबों में किया गया है। लेकिन वो सब पढ़ने के बाद जो बात रफ़ीक को पता चली वो किसी इंसान ने शायद अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। रफ़ीक, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। नुसरत ने धीरे से एक चाय की प्याली आगे की। रफ़ीक की थकी हुई आंखों को देखकर लगता था कि रात को बस वो शायद कुछ ही पलों के लिए सोया होगा। 2-4 बार पलकों को खोल बंद करते रफ़ीक ने उन्हें अपनी उंगलियों से मला और अपनी नींद से लड़ते हुए होश में आने की कोशिश की। लानत है ये, और एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग लानतों को मिलाकर उमर पर इस्तेमाल किया गया है। रफ़ीक ने चाय का एक घूंट पीते हुए सामने खड़ी आफरीन और नुसरत की ओर देखते हुए कहा। आफरीन और नुसरत के चेहरों की जैसे हवाएं उड़ी पड़ी थी। ऐसा उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था। 2 लानतें? मतलब? उमर पर एक औरत और एक बच्चे का कब्जा है और इन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ तक मुझे पता चला है उमर के जिस्म पर काबू करने वाले ये साए एक चुड़ैल और एक जिन्नात के। बहुत पुरानी एक काली रिवायत है। आज के दौर में शायद ही कुछ गिने चुने लोगों को इसका पता होगा। ये रिवायत इतनी पुरानी है कि सिर्फ कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इन काली शक्तियों के बारे में पढ़ने और इन्हें जानने में गुजारी हो, सिर्फ वही ऐसी लानत भेज सकता है। क्योंकि अगर इसमें रत्ती भर भी गलती हो जाती तो पासा उल्टा पड़ जाता। रफ़ीक ने चाय का कप टेबल पर रखा। 15वीं सदी में मिस्र में अब्दुल हामिद खान नाम का एक कबायली हुआ करता था जिसने इसे ईजाद किया था। कहते हैं कि उसे अपने कबीले के सरदार की बेटी से प्यार हो गया था। लेकिन सरदार को जब इस बात का पता चला तो सरदार ने अब्दुल हामिद खान को बेइज्जत कर कबीले से बाहर निकाल दिया। सरदार की बेटी अब्दुल से जुदा होने का गम नहीं सह पाई और एक दिन खुदकुशी कर ली। बस उसी दिन अब्दुल ने उसकी मौत और अपनी बेइज्जती का बदला लेने का फैसला किया। कबीले में हर कोई इस बात से अनजान था कि दुबला पतला सा दिखने वाला अब्दुल हामिद रूहानी ताकतों में माहिर था और उसने एक ऐसी लानत को बनाने का फैसला किया जो उस दिन तक न किसी ने सुना था और ना ही कभी देखा था। उसने उस लानत को नाम दिया गिरिया उजारी। पर इससे पहले कि रफ़ीक आगे कुछ और बोल पाता, कमरे के अंदर से आती आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उस आवाज़ को सुन रफ़ीक, नुसरत और आफरीन तीनों तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़े। लेकिन रफ़ीक ने सबको कमरे के दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। कमरे के अंदर एक टूटा हुआ फूलदान पड़ा हुआ था। नुसरत मुझे बचा लो, ये मुझे अंदर से खा रहे हैं, पूरा शरीर जल रहा है। उमर दर्द से कर्राते हुए उन्हें देख रहा था। नुसरत से ये देखा नहीं गया और वो कमरे के अंदर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन रफ़ीक ने उसको एक बार फिर से रोक दिया। इस पर यकीन मत करना, ये एक छलावा है। रफ़ीक ने नुसरत को चेताया। वो दर्द में है रफ़ीक, उन्हें मेरी ज़रूरत है। नुसरत ये बोलते हुए ज़बरदस्ती कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रफ़ीक ने उसको कसकर पकड़ा हुआ था और उसने आंखों ही आंखों में उसे फिर से किसी भी चीज़ पर यकीन ना करने की गुजारिश की। तू इसे अंदर नहीं आने देगा? मुझे लगता है तू इसे बचा पाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। रफ़ीक ने बिना डरे उमर से कहा। आप में से कोई भी इस कमरे के अंदर नहीं जाएगा, मैं अभी आता हूँ। रफ़ीक वहाँ से मुड़ा और घर के दरवाजे से होता हुआ बाहर निकल गया। डरे सहमे से नुसरत और आफरीन वहीं खड़े उमर को कमरे के अंदर कोहराम मचाते हुए देख रहे। पूरे कमरे में पागलों की तरह कभी ये सोच
तो कभी उस ओर भागता उमार कभी हंसता था तो कभी रोता था। एक बार तो उसने दरवाजे के बाहर खड़ी आफरीन और नुसरत को दबोचने की भी कोशिश की, लेकिन रफीक द्वारा कमरे पर लगाए गए बंधन की वजह से वो उन्हें छू नहीं पाया। मैं उनको ऐसे नहीं देख सकती। अपने पति को उस हालत में देखकर नुसरत का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वो वहां खड़ी ना रह सकी और वहां से घर के दूसरे कमरे की ओर चली गई। सिर्फ आफरीन वहां खड़े अपने भाई को पूरे कमरे में थूकते, गालियां देते, पागलों की तरह हंसते और रोते हुए देखती रही। आफरीन, बीच में से हटो। रफीक आफरीन को हल्का सा धक्का देते हुए आगे बढ़ा। उसके एक हाथ में एक छोटा सा बैग और दूसरे हाथ में पानी से भरी हुई छोटी सी शीशी थी। आफरीन ने देखा कि रफीक ने उस शीशी में से कुछ बूंदे उमार के ऊपर छिड़की। उस पानी के उसके जिस्म को छूते ही उमार ऐसे तड़प उठा मानो किसी ने उस पर तेजाब छिड़क दिया हो। ये क्या है? आबे ज़मज़म इंसानों के लिए अमृत और काली रूहानी ताकतों के लिए जहर है ये। थोड़ी देर के लिए ऐसे कमजोर कर देगा। मैं कमरे के अंदर जा रहा हूं, आगे कुछ भी हो अंदर मत आना। रफीक ने कमरे के अंदर कदम रखे और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे के अंदर उमार रफीक को घूरते हुए उसको कभी गाली देता, कभी गुर्राता, तो कभी उसके मुंह पर थूकते हुए एक अनजान भाषा में कुछ कह रहा था। रफीक ने एक हाथ में तुरंत अपनी तस्बीह ली और दूसरे हाथ में कुरान पाक थामे वो ऊपर वाले से मदद की गुहार लगाने लगा। ये सुनकर उमार जैसे भड़क गया और बिस्तर पर अपने हाथ पांव मारने लगा। मुझे तो शायद इससे बाहर निकाल दो। दूसरे वाले का क्या करूं? उमार अपने सर को दाएं बाएं लहराता हुए रफीक से बोला, जैसे उसे तंज कस रहा। रफीक के लिए वाकई में हैरानी की बात थी कि सिर्फ उमार के अंदर की चुड़ैल रफीक के ऊपर वाले की इबादत के खिलाफ चिल्ला रही थी, गालियां दे रही थी, लेकिन उमार के जिस्म के अंदर कैद उस जिन्नात ने आह तक नहीं भरी थी, जैसे कि वो उसके अंदर था ही नहीं। रफीक ने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और उसके इर्द गिर्द एक गोला बनाया ताकि वो उस घेरे के अंदर सुरक्षित रह सके। किसी शकील के साथ सोने में बहुत मजा आता है ना? उमार ने रफीक से एक बहुत ही घिनौने अंदाज में बात की। मतलब तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और उस उल्टा नुसरत के बीच में क्या चल रहा है? चुप कर। तो मुझे क्या चुप कर रहेगा? तुझे क्या लगा कि तू लानत भेजेगा और बाद में सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा? नौटंकी बंद कर, जैसे कि तुझे बड़ी फिक्र है उसकी। उमार ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों से पकड़कर हिलाया। उमार के जिस्म पर काबू किए हुए वो चुड़ैल जानती थी कि रफीक और नुसरत के बीच नाजायज रिश्ते थे और वो दोनों उमार को रास्ते से हटाकर शादी करना चाहते थे, लेकिन रफीक और नुसरत उसको जान से नहीं मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें पुलिस केस में नहीं फंसना था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था कि उनके बीच का रोड़ा बना उमार रास्ते से भी हट जाए और किसी को उन पर शक भी ना हो। इसीलिए एक दिन उन दोनों ने मिलकर तय किया कि वो ऐसी लानत भेजेंगे कि शक के बजाय लोगों को नुसरत से हमदर्दी हो जाए और किसी को उन पर शक ना हो। हालांकि रफीक हमेशा से खुदा में मानता था और उसके बताए रास्ते पर ही चला था, लेकिन जिंदगी में पहली बार वो रास्ते से भटक गया था और नुसरत को पाने के लिए उसने काली रूहानी ताकतों का इस्तेमाल किया। उमार के बीमार होने से लेकर रफीक के उसके मदद करने की कोशिश लोगों के सामने रचाया गया खेल था जिसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी और आफरीन भी जाने अनजाने में उस खेल का हिस्सा बन गई थी। उस दिन आफरीन के लाए हुए शीर खुरमा में नुसरत ने एक अविवाहित औरत और पैदा होते ही मृत हुए एक बच्चे की हड्डियों की राख को उसमें मिलाकर एक कभी ख़त्म न होने वाले खेल की शुरुआत कर दी थी। उस दिन
वो शेर खुरमा सिर्फ ओमान ने खाया था। नुसरत ने उसको छुआ तक नहीं था। अब तक हर चीज़ साजिश के तहत ही चल रही थी, सिवाय एक चीज़ के। अनजाने में रफ़ीक ने उस लानत को बनाते वक्त एक गलती कर दी थी। ऐसे ही तो अब्दुल हामिद खान ने उसका नाम गिरिया औजारी नहीं रखा था। उस लानत के बारे में सिर्फ इतिहास के कुछ पन्नों पर ही उसका जिक्र सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उसे बनाने वाला भी नहीं चाहता था कि दोबारा कोई उसे कभी बना सके। इसीलिए शायद उसने उसका जिक्र लगभग हर किताब से मिटा दिया था। रफीक, रफीक, नुसरत को कुछ हो गया है। आफरीन काफ़ी घबराई हुई थी। उसे देखकर रफ़ीक अपने बनाए हुए सुरक्षा घेरे से बाहर निकल गया। हुआ क्या है? पता नहीं, पर नुसरत जमीन पर किसी बच्चे की तरह रेंग रही है। कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ। आफरीन की आंखों में घबराहट के आंसू थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरे कमरे को आबे ज़मज़म से बंद कर दिया था। रफ़ीक खुद से बोला और तुरंत उस कमरे से बाहर निकलकर नुसरत के कमरे की ओर बढ़ा। दूसरे बेडरूम के अंदर नुसरत बिजली की तेजी से कभी ज़मीन पर, कभी दीवारों पर, तो कभी कमरे की छत पर रेंग रही थी। इससे पहले कि रफ़ीक कुछ भी समझ पाता, वो एकदम से रेंगते हुए रफ़ीक के पास पहुंची और उसके पतलून को हल्के से पकड़कर वो उसे किसी छोटे बच्चे की तरह देख रही थी। रफ़ीक के कुछ समझ नहीं आ रहा था। नुसरत ना ही रो रही थी और ना ही हिंसक हो रही थी। हैरानी की बात थी कि रफ़ीक और आफरीन ने मिलकर उसको उठाकर बिस्तर पर लेटाया, तब भी वो ना आक्रामक हुई और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दूसरे कमरे के पलट इस कमरे में कोई शोरगुल नहीं था। नुसरत की मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे इन सब में मज़ा आ रहा था। मुझसे गलती कहाँ हुई? रफ़ीक परेशान था और फिर उसे कुछ याद आया। गिरिया और जारी को बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी था कि उस अविवाहित औरत की हड्डियां किसी कुंवारी लड़की की ही होनी चाहिए, जो कि परिवार में जन्मी पहली संतान भी हो। लेकिन रफ़ीक हड़बड़ी में इस बात का ध्यान रखना भूल गया था। उसने पुरजोर कोशिश की कि उस जिन्नात को नुसरत से अलग करने की, लेकिन उस पर मानो ना किसी टोटके का असर हो रहा था, ना आबे ज़मज़म का और ना ही किसी आयत का। उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब हो रही थी। ये क्या हो रहा है? पूरा दिन रफ़ीक का ध्यान अब सिर्फ नुसरत पर था, लेकिन धीरे धीरे दिन ढल रहा था और रात होने वाली थी, और वक्त के साथ उमार के शरीर पर कब्जा किए हुए वो चुड़ैल और ताकतवर होती जा रही थी। अगर वक्त रहते रफ़ीक ने कुछ नहीं किया तो वो लानत पलटकर उस पर भी आ सकती थी। शाम के तकरीबन 7 बजे रफ़ीक अपने घर में बैठे कुछ प्राचीन किताबों के पन्ने पलट रहा था, इस उम्मीद में कि वो पता कर सके कि नुसरत पर क्यों कुछ भी असर नहीं कर रहा था। आफरीन को वहाँ से आने से पहले रफ़ीक ने आगाह कर दिया था कि वो बैठक खाने को छोड़कर घर के किसी और कमरे में ना जाए और सारे कमरों को बाहर से ताला लगा दे। किताबों के पन्ने पलटते पलटते उसे कुछ ऐसा मिला जो उससे पिछली बार लानत को जल्द से जल्द बनाने की उत्साह में छूट गया था, क्योंकि उसे सिर्फ उसे बनाने में दिलचस्पी थी, ना कि उसके इतिहास में। लेकिन इस बार उसकी नज़र उस पन्ने पर हामिद खान द्वारा लिखे उस लफ्ज़ पर गई जो उससे छूट गया था, लाइलाज। अब्दुल हामिद खान के मुताबिक गिरिया और जारी लाइलाज है। एक बार उसे किसी पर आजमाया तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। हालांकि मेरे उस लानत को बनाने के बाद कुछ लोग उस चुड़ैल को जिस्म से अलग करने में कामयाब रहे, लेकिन उस जिन्नात को बाहर निकल पाना नामुमकिन था। मैं खुद भी उसे बाहर नहीं निकाल पाया। जाने अनजाने में अपने बदले के लिए मैंने कुछ ऐसा बना दिया जिसके बारे में सोचकर मेरी खुद की रूह कांप जाती है। अगर किसी को भी इस लानत को बनाना है तो वो शख्स मेरे लिखे इन बातों को जान ले, क्योंकि इससे कुछ भी अच्छा निकल कर नहीं आएगा। उस चुड़ैल को निकालने के लिए असीमित विश्वास और दृढ़ निश्चय की जरूरत है, और शायद
तुम कामयाब भी हो जाओ। वो इसलिए क्योंकि उस औरत की हड्डियों का इस्तेमाल करके उसके चुड़ैल बनने से पहले जब वो जिंदा थी और बड़ी होते होते उसके कुछ सपने, उम्मीदें, ईर्ष्या, प्यार, नफरत जैसी भावनाएं रही होंगी जो उसे उन तमाम इंसानी आदतों और गलतियों से जोड़ती है जैसे किसी आम इंसान को, जिस वजह से उसे झाड़ फूक जैसी विधियों से फिर भी काबू किया जा सकता है। लेकिन इस लानत की असली ताकत उसके दूसरे पहलू में है। उस जिन्नात को बुलाने के लिए एक पैदा होते ही मृत बच्चे की हड्डियों की जरूरत पड़ती है, पर चुड़ैल के विपरीत वो बच्चा किसी भी इंसानी जज्बात, ईर्ष्या, उम्मीद से ग्रसित नहीं। वो हर एक इंसानी बंधन से मुक्त है। उसमें है तो सिर्फ मासूमियत। ना तो उसे कोई भाषा आती है, ना उसे भगवान का पता है, ना शैतान का, ना रीति पता है, ना रिवाज। इसीलिए जब वो जिन्नात किसी के जिस्म पर काबू पाता है तो उस बच्चे के सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं, जिस वजह से कोई भी टोटका, आयत या झाड़ फूक उस पर असर नहीं कर सकती। और यही वो वजह है जो गिरिया और जारी को लाइलाज बना देता है। रफीक को उसका जवाब मिल चुका था कि क्यों कुछ भी नुसरत पर काम नहीं कर रहा था। अपने अंधेपन में उमार को रास्ते से हटाने के लिए उसने ये क्या कर दिया था, ये सोचकर भी उसकी रूह कांप रही थी। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके बनाए हुए उस लानत का आखिरी पर्याय अभी बाकी था। उमार के घर पहुंचकर रफीक ने सारे ताले खोले और आफरीन को उस घर से जाने को कहा। आफरीन वहां से जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसने रफीक की बात मानते हुए वहां से जाने का फैसला किया। उसके वहां से जाने के बाद रफीक ने पूरे घर की बत्तियां बुझाई और 4 मोमबत्तियां जलाकर बैठक खाने के बीच रखे मेज पर रख दी। वो अपने ही बनाए हुए उस लानत को खत्म करने की एक आखिरी कोशिश करने जा रहा था। अगर वो नाकामयाब होता तो वो भी नहीं बचने वाला था, क्योंकि उसे बनाते वक्त एक गलती वो पहले ही कर चुका था। अब या तो कामयाब होता या फिर अपने ही बुने जाल में फंस कर रह जाता। वो बैठक खाने के सोफे से खड़ा हुआ और नुसरत को देखने के लिए उसके कमरे में गया। वो सो रही थी। थोड़ी देर अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे के बाहर खड़े होकर उसे देखता रहा। फिर वो उमार के कमरे की तरफ बढ़ा। उमार बिस्तर पर बैठे अपने चेहरे पर एक घिनौनी सी मुस्कान लिए रफीक को घूर रहा था, जैसे कि उसे पता हो कि रफीक क्या करना चाह रहा था। रफीक वहां से वापस बैठक खाने में गया और अपने घुटनों के बल जमीन पर जलती हुई मोमबत्तियों के सामने बैठ गया और दिल ही दिल में ऊपर वाले से अपनी गुनाहों की माफी मांगते हुए उसे रहम की भीख मांगने लगा कि वो उसकी भेजी हुई उस लानत से उसकी हिफाजत करे और उसे ख़त्म करके उस चुड़ैल और जिन्नात को उमार और नुसरत के जिस्म से अलग कर दे। जैसे जैसे रफ़ीक अपने मन में इबादत करते जाता, वैसे वैसे उमार की सांसें और तेज़ होती जाती। वो तेज़ होते होते इतनी तेज़ हो गई कि एक बार को लगा मानो किसी सांप की फुंकार हो जो डसने से पहले आखिरी चेतावनी दे रहा हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो रफ़ीक के मुताबिक नामुमकिन था। उमार कमरे में लगे बंधन के बावजूद बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। जैसे जैसे वो चलता था उसके जिस्म की एक एक हड्डी अकड़ कर कड़कड़ाती थी, जैसे वो हाड़ मांस का इंसान ना होकर किसी लकड़ी का टुकड़ा हो। वो चलता था तो कभी रुकता था और बीच में रुक रुक कर हवा में जैसे वो कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे चल रहा था जैसे कि वक्त थम रहा हो तो कभी फिर से दौड़ रहा हो। सिवाय उमार की सांसें और उसकी हड्डियों से आती कड़कड़ाहट की आवाज़ के सिवाय उस पूरे घर में और कोई आवाज़ नहीं थी। उमार को देखकर रफ़ीक भय से जहाँ था वहीं जम गया। रूहानी ताकतों से लड़ने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वही चीज़ इस वक्त रफ़ीक का साथ छोड़ गई थी। ऊपर वाले पर अटूट विश्वास, और उसके माथे से होते हुए उसके चेहरे पर आती पसीने की एक एक बूंद इस बात की गवाही दे रही थी। और वक्त नहीं था उसके पास, शायद खुदा भी उसका साथ छोड़ गया था।
वैसे भी जो उसने किया था उस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं थी। वो ना अपनी जगह से हिल पा रहा था और ना ही कुछ सोच पा रहा था। शायद उसके जिस्म में बहता खून बर्फ बन चुका था। डरे सहमे रफ़ीक की ओर उमार ने एक आखिरी कदम बढ़ाया। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे सीधे उसकी रूह की गहराइयों में झांक रहा हो। वो उसके और करीब आ गया और अपनी लंबी काली जीभ निकालकर उसे सूंघते हुए उसके चेहरे को महसूस किया। उसी वक्त कमरे में जलती वो आखिरी मोमबत्ती को भी वहां फैले अंधेरे ने अपने आगोश में ले लिया। अगले दिन सुबह पूरे मोहल्ले में एक रोती हुई औरत और एक बच्चे की रोती हुई आवाज़ ने सबको नींद से जगा दिया। घबराए लोग दौड़ते दौड़ते उमार के घर के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गए। बैठक खाने में उमार बेहोश ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वो लोग उस आवाज़ का पीछा करते करते जब बेडरूम पहुंचे तो रफ़ीक बिस्तर के बीचों बीच बैठा खून के आंसू रो रहा था और नुसरत उसके गोद में सर रखे किसी नवजात बच्चे जैसे उसे देख रही थी। गिरिया औजारी का आखिरी पड़ाव पूरा हो चुका था। रफ़ीक और नुसरत जो चाहते थे वो उन्हें आखिरकार मिल ही गया था। अब वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के थे जब तक कि मौत उन्हें जुदा न कर देती। किसी ने सच ही कहा था, तुझसे बढ़कर कोई आज़ाब नहीं है इश्क, तेरा कोई जवाब नहीं। हे गाइस, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं अब YouTube पर ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाला हूँ एंड आई एम जस्ट शॉर्ट ऑफ 250 और 300 मोर सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप मुझे कोई फीडबैक सेशन देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं @bose.ankan पर। आई रिपीट @bose.ankan। एंड दी अदर थिंग इज़ दैट कि यूट्यूब पर मैं एक कुछ नए सेगमेंट्स चालू करने के बारे में सोच रहा हूँ वेयर आई विल कवर सम सुपर नेचुरल एंड पैरानॉर्मल टॉपिक्स एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग लाइक दैट वॉट एवर इज स्पूकी एंड उस टाइप के टॉपिक्स। तो अगर आप इस टाइप के वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें क्योंकि ये सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली यूट्यूब पर ही आएगा। पॉडकास्ट पर जैसे स्टोरीज आती रही हैं वैसे स्टोरीज आती रहेंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ नए कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग मी। आई लव यू गाइज एंड टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं अगली कहानी पर।